हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिनामिम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम डेली 10 के एकदम श्रृंखला को लगातार आप लोगों के बीच बनाए हुए हैं। ये श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। आपको बता दें कि आज आपके लिए कुछ खास है। यहाँ पे उन्हीं खास बातों की जिक्र होती है जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके कैरियर से जुड़ी होती हैं या आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेहतर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। उससे पहले जो मोस्ट नोटिफिकेशन आप देख ही पा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रात को ही आप लोगों के बीच आ गया था। अगर बात करें हैं तो यहाँ पे हमें यूजीसी ने डेट दे दी गई है कि कब यूजीसी का क्या होगा, एग्जाम होगा, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो दिसंबर 2022। आपको पता है कि यूजीसी महीने में 6 महीने मतलब साल में 2 बार एग्जाम कराता है, हर 6 महीने बाद। तो यूजीसी का नोटिफिकेशन आ गया हैज बीन द यहाँ पे इंटरेस्टेड मतलब जो इच्छुक हैं जेआरएफ और नेट के, तो वो क्या करेंगे। तो यहाँ पे डेट क्लियर हो चुकी हैं अभी सभी। तो दिसंबर 2022 का क्या है, आपको यूजीसी का शेड्यूल मिल जाएगा। ये क्या कह रहा है, तो सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 29 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ रात से ही आपको मिल जाएंगी। और ये कब से हैं, तो ये 17 यहाँ पे जनवरी 2023 तक रहेंगी। कब तक, तो शाम के 5 PM तक। 17 से पहले यानी आप लोग 16 तक कंप्लीट कर लीजिएगा सारा प्रोसेस, 16 जनवरी से पहले पहले। तो यानी ये एग्जाम डेट आ ही चुकी है, वो भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम डेट का जानना ज़्यादा जरूरी है। डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट इसमें बहुत मतलब तभी तो मैं कहती हूँ कि नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें या आप ये ना देखें कि एग्जाम डेट कब है। बट मैं यहाँ पे यूजीसी का सब कुछ बता देती हूँ जिससे कि आपको मोटिवेशन और बढ़ जाए। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम कब है, तो ये 21 फरवरी को है। तो 21 फरवरी ये समझिएगा, आप जब तक फॉर्म फिल कर पाएंगे तब तक आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। क्योंकि ये कई सब्जेक्ट यानी 71 सब्जेक्ट हैं, यानी 71 है या मे बी 100 सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्टों पे होता है, तो इसलिए ये लंबा शेड्यूल चलता है। कोई तो 31 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे, 10 मार्च तक रहेंगे। ठीक है, 10 मार्च तक रहेंगे। तो यानी यहाँ पे मोटा मोटा देखें तो 16 से 18 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो आपको केवल और केवल यही मात्र जनवरी और ये 1.5 महीना मान के चलिए, 1.5 महीना मोटा मोटा लेके चलते हैं, 1.5 महीने के अंदर ही यूजीसी का एग्जाम हो जाएगा। तो इन 1.5 महीने में आप खुद देखिएगा आप इतना लेंथी सिलेबस कैसे कर पाएंगे जब 1.5 महीना लेके मतलब नोटिफिकेशन के साथ आपको दिया जा रहा है। तो इसीलिए कहती हूँ कि नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि डेट आपके लिए नहीं बैठेगी। आप कब तैयार हैं, कब वो आएगी, जब आप तैयार होंगे तब आएगी नहीं। इसलिए हमें तैयारी पहले से करनी चाहिए। अगर तैयारी पहले से होगी तभी हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो आप लोगों ने जान ही लिया। तो जो हम साइंस से क्या करेंगे, दिसंबर 2022 का क्या करेंगे, देने वाले हैं, उनके लिए जल्दी ही यूथ की पूरी श्रृंखला कंप्लीट कर दी जाएगी। क्योंकि मैंने यूथ की कंप्लीट जो श्रृंखला करी है उसमें टीजीटी पीजीटी नहीं, ऑल क्वेश्चनों को दिया है, पूरी पीडीएफ आपको रीड करके दी है। तो पूरी पीडीएफ इसीलिए दी थी कि आप अगर यूजीसी के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल हो, यानी ऑल होम साइंस एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल हो। बट अदर कोचिंग क्या करिएगा, उसमें तो टीजीटी पीजीटी के ही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, और जबकि यूजीसी क्या है, आपका माइंड मेकिंग करती है, यानी आपके माइंड तक को कहते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के बाद माइंड में कुछ समझ में नहीं आया तो वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो इतना डीपली जाती है कि आपको वहां तक लगेगा कि अभी तक हम नहीं पढ़े हैं। तो एग्जाम डेट आपको मिल ही चुकी है, 21 फरवरी से 17 मार्च के बीच एग्जाम सारे सब्जेक्टों के हो जाएंगे। 100 सब्जेक्टों पे करीबन एग्जाम होता था पहले, 70 पे था, अब करीबन 100 सब्जेक्ट हो गए हैं यूजीसी के अंदर। योगा भी नया लेटेस्ट सब्जेक्ट जुड़ गया है। तो चलिए यहाँ पे हमने जान लिया फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग 17 जनवरी का इंतजार ना करते हुए 15 तक फिल कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसी मोटिवेशन कोड के साथ। देखिए इसी तरह वही नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है जिसका प्रूफ कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, बट हम आपसे यही कहेंगे कि टीजीटी पीजीटी के नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, लगातार आप पढ़ते रहें। अगर आप होम साइंस से जुड़े हैं तो, अदर सब्जेक्ट से जुड़े हैं तो आपसे नहीं कहेंगे, बट आपका होम साइंस ही टीजीटी है, पीजीटी या एलटी या यूजीसी है तो आप होम साइंस को ना छोड़ें, क्योंकि कभी भी आयोग एग्जाम करा सकता है, कोई गारंटी नहीं होती यूपी में कुछ भी चीज़ की।
ठीक है। अगर मोस्टली अगर मोटा मोटा हम कह दें तो इसमें भी कोई बुराई नहीं होगी कि यूपी में कोई भी गारंटी नहीं होती किसी भी चीज़ की, कब क्या हो जाए या कब कौन सा तख्ता पलट जाए कोई पता नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो यहाँ पे संक्रामक अगर रोग की बात की जाए तो संक्रामक भाई सबसे हो जाता है। आपने देखा होगा जल से भी हो जाता है। खुला जल यानी खुले पानी पीने की साफ मना होती है, क्योंकि खुले पानी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो खुले पानी में ही अपना अंडा डालते हैं, यानी अपनी गंदगी या बैक्टीरिया डाल मतलब वो जो संक्रामक करते हैं वो खुले पानी के ही द्वारा करते हैं। ठीक है, तभी तो कहते हैं पानी की उचित निकासन व्यवस्था हो घर में, क्योंकि आपने देखा होगा गर्मियों में जहाँ जहाँ पानी भरा होता है वहाँ वहाँ पे मच्छर अधिक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? अगर मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया हमेशा मादा फैलाती है, पर मादा कौन सी होती है तो याद रखेंगे। इसमें ऑप्शन है पहला सीसी मक्खी, मादा एनोफिलिस, और यहाँ पे है साथ मोनेला जीवाणु, और इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे मादा होती है, याद रखेंगे। तो मादा एनोफिलिस क्या करती है? आपको मलेरिया रोग देती है। ठीक है, इसमें मेल कभी नहीं देता, जो फीमेल वर्जन है यानी मक्खियों का वो जो मादा है ना वही हमें बीमार करती है, मलेरिया रोग देती है। क्योंकि इसको क्या चाहिए होता है, आप ये क्या करती है, मनुष्य के जो ब्लड है या खून है उससे क्या करती है, अपना अंडा संचित करती है। कुछ इस तरह का इसका प्रोसेस है, इसलिए। ठीक है, जानकारी प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का कौन सा क्रम है? पहला, तीसरा, पांचवा, आठवां। जल्दी हम प्रसार जो स्टेप है प्रसार प्रक्रिया के वो सारे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन यूजीसी में भी बनता है। यूजीसी में बनता है तो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जानकारी की अगर बात की जाए तो कौन सा चरण होगा? तो ठीक है, जानकारी कौन सा चरण है तो ये पांचवा चरण है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, उसे सर्टिफाई करते हैं। जब वो सर्टिफाई हो जाता है तब ये सारे चरण मतलब चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति राजी होगा सीखने के लिए तभी आप उसे सिखा सकते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी 1950 में, 1952 में, 1951 में, 1949 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसको देख लेते हैं, भारत सेवक समाज। अगर इसकी बात की जाए भारत सेवक समाज, तो यहाँ पर अगर कभी भी क्वेश्चन बन जाता है डीपली तो यहाँ पे बन जाएगा भारत सेवक समाज का संस्थापक था गुलजारी लाल नंदा और जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा और सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा सभी, क्योंकि इसका जो संस्थापक था याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा। याद रखेंगे आप कौन कौन है इसका संस्थापक, तो वो है गुलजारी लाल नंदा और कौन है, जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक हैं। तो इसलिए आप भूलेंगे नहीं कि जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा ने दोनों ने मिलकर भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अब स्थापना कब की थी तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे है 1952, 1952। तो याद रखेंगे ये कौन से है, तो 12 अगस्त है। क्या है ये, 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त 1952 में क्या करा था, इसने स्थापना की थी भारत सेवक समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना की गई थी अप्रैल 1953 में, अप्रैल 1951 में, अप्रैल यहाँ पे 1950 में, अप्रैल 1945 में। तो पहले कस्तूरबा गांधी को समझते हैं। अगर कस्तूरबा गांधी की बात की जाए तो थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना होगा। मैंने क्या ना कहा, ऑल सब्जेक्ट क्या है अपने आप में कहीं ना कहीं कोरिलेट है। होम साइंस भी इसी तरह कोरिलेट है। आप कभी भी ये ना समझो होम साइंस एक सेपरेट सब्जेक्ट है, नहीं, क्योंकि होम साइंस में आप रिसर्च पढ़ते हैं जो एजुकेशन का पार्ट है। होम साइंस में आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं, जब आप परिवार और समाज की बात करते हैं तो ये सोशोलॉजी का पार्ट है। होम साइंस में आप साइंस पढ़ते हैं। तो कभी भी जो कहते हैं ना कि होम साइंस में कुछ नहीं है, तो होम साइंस क्या करती है, कहीं ना कहीं सब्जेक्टों को अपने आप में, सारे सब्जेक्टों को थोड़ा थोड़ा, मैथ का भी इसमें पार्ट है, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप में थोड़े थोड़े सब्जेक्ट आपस में, हर कोई सब्जेक्ट को रिलेट हो जाता है। जैसे हिस्ट्री को उठाओ तो वो पॉलिटी में कोरिलेट है, पॉलिटी को उठाओगे तो वो हिस्ट्री में कोरिलेट है। तो ऐसे तरह से आपस में कोरिलेशन एक दूसरे में होता है। कस्तूरबा गांधी अगर ट्रस्ट की बात की जाए तो यहाँ इतिहास में चलते हैं। अगर कस्तूरबा गांधी की बात की जाए तो ये कौन थी, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी। कस्तूरबा गांधी के अगर पिता की बात की जाए तो जो गांधी जी थे उनका जो आपने देखा होगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो जो राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, वही कस्तूरबा गांधी का कौन था, पिता थे। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपस में कोरिलेट थे। मगर यहाँ पे हम बात करते हैं स्थापना की, तो स्थापना में अगर हम देखें तो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी 1944 में।
1944 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु पर गांधी जी ने क्या हुआ, गांधी जी ने पहला ऐसा इस मतलब ट्रस्ट या पहला ऐसा जिसे खुद स्वयं गांधी जी ने स्थापित किया 400 एकड़ जमीन पर। तो ये क्या था, तो याद रखेंगे कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की काफी इंपॉर्टेंट हो जाता क्योंकि इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा स्वयं की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए कि कब की गई तो याद रखेंगे 1944 में कस्तूरबा गांधी विदा होती हैं और देन उसके बाद तो 1945 में क्या करा गया था, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। और स्वयं किसने की थी, तो याद रखेंगे गांधी जी के द्वारा की गई थी अप्रैल 1945 में। इस तरह से आप भूलेंगे नहीं क्योंकि इसे कोरिलेट कर दिया गया 1944 से। 1944 में कस्तूरबा गांधी विदा होती हैं, 1945 में उनके नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना गांधी जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100, 400, 200, 300। तो अगर शिशुओं की बात की जाए तो शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो 300 होती है क्योंकि 260 में भी हो सकता है, मैं भूल रही हूँ बट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 260 ही है। अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में कितनी होती है हड्डियों की संख्या, तो 206, मतलब अभी माइंड में नहीं है, स्लिप है, बट शिशुओं में इतनी ही होती है। याद रखेंगे शिशु अवस्था में हड्डियां अधिक होती है, फिर वो आपस में ज्वाइंट होकर कम हो जाती हैं, मगर शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थानों का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं, घास के मैदान, खेल के मैदान, पार्क, इनमें से सभी, इन सभी का निर्माण क्या करती हैं, खाली संस्थाएं करती हैं। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है, प्रसूति केंद्रों में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इनमें से सभी। तो जहां जहां प्रसूति लगा है वहां वहां क्या है, गर्भवती माताओं से वो रिलेटेड होता है, तो इन सभी में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर लेते हैं, जो बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है हम साइंस स्टूडेंट के लिए। तो ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया था, तो मई 1972 में, मई 1948 से और मई 1976 से और मई 1985 से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा तो 1948, मई 1948 याद रखेंगे, मई इसको बस याद रखेंगे कि मई 1948 में। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कि WHO की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखेंगे 7 अप्रैल। भाई पहले स्थापना होगी तभी तो कोई कार्यक्रम लॉन्च करेगा। याद रखेंगे WHO पहले खुद स्थापित होगा तभी तो विसंक्रमीकरण कर पाएगा, यानी कोई कार्यक्रम होगा, लॉन्चिंग कर पाएगा। कार्यक्रम लागू किया, विसंक्रमीकरण भी भूल जाइए, बट कार्यक्रम लागू किया तो पहले आप खुद स्थापित होंगे तभी तो आप दूसरों को स्थापित कर पाएंगे, तभी तो आप कोई मतलब आगे कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए 7 अप्रैल 1900 कब हुई थी इसकी स्थापना, 7 अप्रैल 1948 यानी 48 मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये पूरे सप्ताह, एक सप्ताह पूरा चलता है, बट हम मनाते कौन सा डे हैं, तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में, तो WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में, ये भी याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, तो पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरी खुराक के 3 माह बाद, पहली खुराक के 5 माह बाद और पहली खुराक के 6 माह बाद। तो हेपेटाइटिस बी की अगर बात की जाए तो ये पहली खुराक के 6 माह बाद देनी चाहिए। हेपेटाइटिस अगर बी की बात की जाए तो यहाँ पे टीकाकरण की पूरी वीडियोस की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। अगर हमारा चार्ट देखना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर देख सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी हम यहीं पर दे देंगे। हमने चार्ट व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम पर डाल दिया था। हमने बहुत दिनों से व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर PDF लोड नहीं कर पाए क्योंकि बिजी शेड्यूल के कारण। जल्दी ही हम वहाँ पर लोड करेंगे क्योंकि अब हमारी जर्नी किसके लिए हो जाएगी, UGC के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हम जल्दी ही इसका मटेरियल पूरा अपलोड करेंगे। कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी। तो भाई यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, भूख न लगना, अतिसार होना, तो ये सब किसके कारण होते हैं, तो ये सब किसके कारण होते हैं, तो जल प्रदूषण के कारण होते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये सभी है, इनमें से सभी। तो ये सभी भी हो सकता है क्योंकि आप जब इस तरह के वातावरण में रहते हैं तो भी ये हो जाता है, मगर यहाँ पे मे भी जो आंसर रहेगा मे भी जल प्रदूषण रहेगा।
ठीक है, जब आप मतलब अच्छा स्वस्थ पानी नहीं पीते तो आपको क्या है, यहाँ पे व्यक्ति को घुटन कब होती है, जब वायु की वो होता है। सिर दर्द कब होता है, जब ध्वनि अति तीव्र हो जाती है। अतिसार कब होता है, जब जल हो जाता है। तो इसलिए मे भी यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है। अगर मृदा यानी मिट्टी की बात करें तो अगर दूषित जल हम डाल दें तो वो भी तो जमीन में ही जाता है। प्रदूषित वायु को अगर छोड़ दिया जाए, घरेलू अपमार्जक वो भी कहाँ रहते हैं, हमारे जमीन पर ही तो रहते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दों का संक्रमण, इनमें से सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी रहता है। देखिए, अपरिपक्वता भी होती है, गर्भपात भी होता है, गुर्दों का संक्रमण, क्योंकि यहाँ पे हर चीज का प्रेशर होता है। हर चीज क्या है, अपनी जरूरत से ज्यादा वर्क करती है। तो इसलिए यहाँ पे गुर्दों का संक्रमण भी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हो सकता है किसी भी बाहरी गंदगी से आपको संक्रमण हो जाए या आंतरिक गंदगी से आपको संक्रमण हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेयर केस बन जाता है। तभी तो कहते हैं कि गर्भावस्था में बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है आज के समय में। पहले नहीं थी बट अभी आज के समय में होती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें और जीआरएफ की बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन आया है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, जो आप बहुत दिनों से कह रहे डेट डेट डेट, तो जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये समझिए ये डेट आ गई, यानी 21 फरवरी से 10 मार्च। अगर आपने यूजीसी का नेट भी क्वालिफाई कर लिया तो मे भी चांसेस बन जाते हैं कि आप पीजीटी के इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पे अपने आप को मतलब एक चैलेंज के रूप में लेके हुए आप तैयारी में अगर लगते हैं तभी आपको यहाँ पे सफलता मिल सकती है। तो 29 दिसंबर से ये स्टार्ट हो गए हैं, मे बी कल से स्टार्ट हुए हैं, और कब तक चलेंगे तो 17 जनवरी तक चलेंगे। तो नई साल में के एंजॉय के बाद आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि जो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीडीएफ है आने वाले टाइम में हम जल्दी ही टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। अभी कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं, बट जल्दी ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम।